बॉडी का टेम्परेचर 45 के पार चला गया है। ऐसे में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात को दर्शाता है कि जीवन की उन कष्टों से जिनसे आप जूझ रही हैं और जिन कष्टों को दूर करने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील हैं। दोपहर की इस गर्मी में यहाँ पर बैठने के कष्ट को आप भी थोड़ा हल्का करते हैं और यहाँ पर बैठिए ताकि आपकी मांगों पर सरकार और ऐसे हमारे समय के बीच आप लोगों के संगठन के अध्यक्ष बहन रेखा जी, उपाध्यक्ष पुष्पा चंदोला जी, कोषाध्यक्ष ममता जी और कल्पना तिवारी जी और समस्त यहाँ पर बहनें हमारे साथ आए हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल जी, भाई गोविंद दृष्टि जी जो कि मेयर के प्रत्याशी रहे, मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्तागण, बहन जोशी जी, सांगुड़ी जी हैं, पुष्पा नेगी जी, अच्छा पुष्पा नेगी जी, हाँ अच्छा जी, नामों की औपचारिकता को सीमित करते हुए हमारी सभी बहनें। निश्चित रूप में ये सोचने का विषय है कि आंगनवाड़ी, आप लोग सब जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में सब लोग आंदोलनरत हैं। काम के समय में 3 से ऊपर जितने वर्ष के बच्चे होते हैं 4, 5, 6 साल तक, ये आपका कर्तव्य है कि आपने उन्हें सुशिक्षित भी करना है और सुसंस्कृत भी करना है। उन्हें संस्कृति भी सिखानी है, उन्हें पढ़ाई भी सिखानी है। चुनाव के काम भी आपके ऊपर हैं, गणना के काम भी आपके ऊपर हैं, महिलाओं से संबंधित और भी तमाम तरह के विषय आपके ऊपर हैं। लेकिन जब आप सरकार से अपनी मांग रखने जाते हैं तो सरकार उन मांगों को पूरी तरह से उन मांगों की तरफ नज़र फेर देती है, उन मांगों से नज़र फेर देती है, उन मांगों की तरफ देखती भी नहीं है। ऐसा क्यों है? और आप ही लोग सिर्फ आंदोलनरत नहीं है, इस प्रदेश में हर वो तबका, सरकारी सेक्टर में काम करने वाला हर वो तबका जो अल्प वेतन भोगी है, आप हो गए, पीआरडी के जवान हो गए, ये जो संविदा पे काम करने वाले हमारे तमाम कर्मचारी हो गए, कंपनियों के माध्यम से कार्योजित सरकारी विभागों में जिसको बोलते हैं कि आउटसोर्सिंग, वो हो गए। ऐसे तमाम लोग सरकार से मांग करते आ रहे हैं और बहुत दुखी हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। क्या कारण है? कारण क्या है? अतीत में ये लोकतंत्र की परंपरा में ये माना जाता था कि सरकारें जनता की आवाज़ को सुनती हैं और कुछ न कुछ उसका निराकरण करती हैं। लेकिन आप इतने सालों से आंदोलनरत हैं, ये जितने लोगों का मैंने नाम ले लिया, ये सब आंदोलन कर रहे हैं और अगर ये सब एक साथ ताकत लगा दें तो कैसी सरकार गिरा दें। लेकिन ये सरकार 2022 में फिर सत्तारूढ़ हो गई, आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई फिर भी नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये है कि आप जहां पर हैं, मैं जहां पर हूं, मैं भी तुम्हारी जगह पर हूं। मैं भी इस भरी दोपहरी में, आप लोग आज यहां पर हो, मैं आज यहां हूं, कल भी यहां था और आने वाले कल कहीं और रहूंगा। इसी तरह दर दर भटक कर जनता में हम जागरण का काम कर रहे हैं कि भाई संभलो। लेकिन हम जहां भी हैं, इस संघर्ष के लिए भी हम ही खुद जवाबदेह हैं। और हम खुद जवाबदेह इसलिए हैं कि लोकतंत्र में हमारे द्वारा हमारे लिए सरकार बनाई जाती है। तो जो सरकार बनी है वो हमारे द्वारा बनी है, हमारे मतों के द्वारा बनी है। इसलिए हमारे पार्टी में एक कहावत है कि भट्ट होते हैं ना, भट्ट, तो अपने भुजे हुए भट्ट हैं। आज इस भरी दोपहरी में अपने भुजे हुए भट्ट हमें चबाने पड़ रहे हैं। अब ज़्यादा हार्ड लग रहे होंगे तो फिर भी चबाने पड़ेंगे। इसका निराकरण क्या है? आप लोग, ये आंगनवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, ये याद है आपको? किसका कॉन्सेप्ट है? ये कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, इंदिरा जी का कॉन्सेप्ट है। सन 75 के आसपास उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया था और
सुशिक्षित और सुरक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए बचपन से शिक्षा की आवश्यकता है। और ऐसे में मातृशक्ति को उस समय चुनिंदा जगहों पर शुरुआत इस रूप में की थी कि मातृशक्ति को ये काम दिया जाए कि वो बच्चों के अंदर ये सब चीजें भरें। ये तब से प्रारंभ हुआ और देश में भड़काने की राजनीति की शुरुआत हुई और आज लोक हित की बातें पीछे छूट गई और राजनीतिक लोगों के स्वार्थ की बातें आगे आ गई। क्या कारण है कि अल्प वेतन भोगी वर्ग को दरकिनार करके सरकार को उसकी चिंता ही नहीं है? वो इसलिए है कि सरकार की नीति है। पहले की सरकारों की नीति थी कि गरीबी हटाओ और इस सरकार की नीति है गरीब को हटाओ। ये फर्क है। गरीबी हटाओ कांग्रेस का नीति थी और गरीब को हटाओ ये इनकी नीति है। इसलिए जितना जथी डाड्या डाड्या बख्ता के थे गाड्या, मतलब कुमाऊनी में इसको कैसे कहेंगे भाई, ललित जोशी जी बताएंगे। मतलब जितना फूक गया पर बाकी बचाओ। जथी डाड्या डाड्या बख्ता के थे गाड्या, जितना फूक गया पर बाकी बचाने की कोशिश करिए। जहाँ तक आपकी मांगों का सवाल है, कांग्रेस आपकी मांगों के साथ पूरे तरीके से खड़ी है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस बहन ने कहा कि हम इस बात को हमारे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। हमने पहले भी बहन घोषणा पत्र में शामिल किया था। कितनी बहनों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा? और अगर बहनें कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ देती तो निश्चित रूप में आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। नहीं पढ़ा। 2022 का घोषणा पत्र भी पढ़िए, आगे आने वाले घोषणा पत्र में भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि हम घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं करेंगे कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होना है। हम घोषणा पत्र में इसलिए शामिल करेंगे कि कांग्रेस को सत्ता में आकर इन प्रश्नों को सुलझाना है। ऐसी नौबत नहीं आने देनी है कि आंगनबाड़ी की बहनें हल्द्वानी में आकर आंदोलन करना पड़े, सभी जिला मुख्यालयों में जाके आंदोलन करना पड़े। वो आंदोलन, ये हमारी आंगनबाड़ी की बहनें जिस काम के लिए नियुक्त की गई है ये उस काम को करें। वैसे बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी ये मांग कि हमें हमारे मेहनताने का उसका उचित प्रत्युत्तर मिले। हमारी अपेक्षा उस रूप में है, आपकी अपेक्षा इस रूप में है कि हम जो दिन भर काम करते हैं, कम से कम जो सरकार ने ऐलान किया है कि 700 रुपया प्रतिदिन मिनिमम वेजेज मिलेगा, अगर उसके हिसाब से भी देखें तो तब भी 21,000 रुपये हो रहा है। तो ये मांग आप लोग की है, ये जायज मांग है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है आज एक दिन का अधिवेशन सरकार ने बुला रखा है। आपको पता है क्यों बुला रखा है? सोचिए जरा। आप लोग तो निश्चित रूप में इस प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार वाद में बह के बनी है। और किस वाद में बह के बनी है? कि धर्म खतरे में है। अतीत में कभी धर्म खतरे में आया? हमारा 600 साल एक पक्ष ने और 200 साल दूसरे पक्ष ने राज किया, लेकिन उसके बाद भी हमारा धर्म खतरे में नहीं आया। लेकिन ये धर्म का खतरा बता बताकर 13 साल काट गए। आप लोगों ने 9 साल इनको प्रदेश में और 13 साल दिल्ली की सत्ता में बिठा दिया। और यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर कोई गोलजी देवता को याद करके मैं हाथ खड़ा कराने की बात कर दूं तो इसमें 80% वो लोग मिलेंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा। 80%। पर मैं नहीं करना चाहता ओपन। अगर मैं ओपन करना चाहता तो मैं बोलता हूँ गोलजी को याद करके हाथ खड़ा करो, लेकिन नहीं, ऐसा लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। आपने जो किया, लेकिन आगे जो करना है उसको संभल के करना। ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये पूरे संभावनाएं आपकी हैं। बहन जी बैठ जाइए जरा। ये संभावनाएं आपके लिए हैं, अगर उचित करोगे, अगर हमें मौका मिलेगा तो ये गणेश गोदियाल कांग्रेस का अध्यक्ष आपसे वादा करता है कि अतीत में भी हमने आपके विषयों को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया और हम पुनः आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में भी आपके लिए स्थान देते हैं। मैं राज्य सरकार को आपके लिए कहना चाहता हूं, धामी जी को आपके लिए कहना चाहता हूं कि धामी जी, आपने आज एक दिन का सत्र आहूत किया है और एक दिन का सत्र सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए आहूत किया है। ये उचित बात नहीं है। बेहतर होता कि आपने एक दिन के इस सत्र में ये प्रस्ताव लाते कि आंगनबाड़ी की हमारी जो आंदोलन सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विधानसभा का वो मंच
राजनीति का मंच नहीं होना चाहिए। विधानसभा का वो मंच इस प्रदेश के नागरिकों के हकों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने का वो मंच होना चाहिए। तो मैं बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके संघर्ष में खड़े हैं और जब हमारा घोषणा पत्र बनेगा मैं उस घोषणा पत्र में आपके पूरे प्रदेश की संगठन की एक बहन को उस घोषणा पत्र समिति में शामिल करूंगा। हमारे घोषणा पत्र की समिति में एक बहन आपके बीच की कोई भी एक बहन जिसको आप उचित समझें पूरे प्रदेश भर में वो बहन को मैं उसमें प्रतिनिधित्व दूंगा ताकि वो बहन आपके पक्ष को भी उसमें ये सुनिश्चित करे कि आपका पक्ष उस घोषणा पत्र में शामिल हो। और आजकल आपको एक काम बहुत महत्वपूर्ण काम दिया जा रहा है और वो काम है SIR का काम। मैं समझता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण काम है जो भारत का राजपत्रित अधिकारी होता है और जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं जो सेवा में आने के पहले संविधान में कसम खाते हैं कि हम इस संविधान के भावना के अनुरूप काम करें। और इसके बराबर का काम इसलिए है कि आप अगर कहीं पर सरकार के कहने पे दबाव में आकर थोड़ा भी अगर गलती करेंगे तो लोगों के भाग्य बदल जाएंगे। और लोगों के भाग्य क्या बदलेंगे? इस प्रदेश का भाग्य बदलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसा नहीं कि हमें फेवर करना, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें गलत तरीके से कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है और आपके पूरे संगठन से राज्य भर की हमारी बहनों से निवेदन है कि कोई भी किसी के दबाव में ऐसा काम न करना कि किसी गलत आदमी का वोट बढ़े और किसी सही आदमी का वोट कटे। जो सही है वो रहे, जो गलत है वो न रहे। ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। अगर चाहते हो कि इस प्रदेश को सही रास्ते पर आना है, इस प्रदेश को शुचिता के रास्ते पे आना है, इस प्रदेश को एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो इस प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का बिना किसी पक्षपात के निर्वहन कर सके, ऐसी सरकार अगर चाहिए तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हमारी वोटर लिस्ट भी साफ हो, शुचिता के अनुरूप हो। तो ये काम आप लोग के हाथ में दिया है। मैंने तो कहा कि ये IAS के लेवल से कम का हम नहीं है। वो मैंने सुना कि IAS बनते हैं ना जब तब कसम खाते हैं, कसम परेड होती है कि हम भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो ये भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान होने का काम है। अगर उसमें गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप में ये माना जाएगा कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं थे। इसलिए ये भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान होना और अपने कर्म के प्रति सबसे बड़ी हम नमक खा रहे हैं उस रोजी के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता है। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके प्रश्नों को हल करने के लिए हम जहां पर भी, मैं अभी ऊखीमठ गया था, वहां पर आंगनवाड़ी की बहनें धरने पर बैठी थी, मैं उनके पास गया। मैं जगह जगह जहां पर, अभी देहरादून गया था वहां उनके बीच गया। जगह जगह जहां पर भी आप लोग, मुझे पता चलता है कि आप लोग धरने पर बैठे हैं, मैं आप लोगों के प्रश्नों को, हमारे तमाम कांग्रेस के लोग आपके प्रश्नों को, आपकी आकांक्षाओं को, आपके जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको बल देने के लिए हम लोग आपके बीच आते रहते हैं। और मैंने कह दिया कि पार्टी के तौर पर हम आपकी बातों को स्थान देने के लिए घोषणा पत्र में उसको शामिल करेंगे और एक बहन को अपनी घोषणा पत्र समिति में भी शामिल करेंगे ताकि वो बहन सुनिश्चित कर सके कि उसके मन के अनुरूप हमने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हैं, आई हैं, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत घोषणा पत्र भी है ना इनका, घोषणा पत्र दे दो ना साहब। हमारे घोषणा पत्र ये अपना ही मांग पत्र